नमस्कार। TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। वैसे में नेता और पार्टियां लगातार अपने कामकाज का हिसाब किताब जनता के बीच जाकर दे रही हैं। विपक्ष पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, और इसी क्रम में हम सरगुजा संभाग के सूरजपुर ज़िले में मौजूद हैं। सूरजपुर ज़िले का भटगांव विधानसभा क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा चर्चित विधानसभा क्षेत्र है, और इस समय हमारी मौजूदगी वहीं पर है। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, और उसके बाद हम यहाँ आ पहुँचे हैं यहाँ के विधायक, जो कि 2 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ से, और अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। दरअसल इस क्षेत्र की एक पृष्ठभूमि को मैं बता देता हूँ। यहाँ ये जो विधानसभा है 2008 में अस्तित्व में आई। उसके बाद 2 बार यहाँ से बीजेपी जीती है और 2 बार कांग्रेस जीती है। मामला अभी बराबरी का है, लेकिन अभी जो जीतेगा आंकड़ों के लिहाज से वो एक कदम आगे बढ़ने वाला है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र के विधायक पारसनाथ राजवाड़े जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कुछ जानकारी लोगों को देना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से। जी बिल्कुल दीजिए। तो उसके लिए सर्वप्रथम तो आप सबको भी धन्यवाद करूँगा कि आप यहाँ पर उपस्थित होकर हमसे कुछ जानकारी आप ले रहे हैं। हम सबसे पहले आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आपका बचपन का जीवन, फिर राजनीति में कैसे आए, आपके पारिवारिक और आपके निजी जीवन का थोड़ा सा उस पर अगर प्रकाश डालेंगे, उसके बाद हम राजनीतिक सवाल जवाब पर आएंगे धीरे धीरे। अब अपने पहले जीवन के बारे में बताइए हमें। मेरा जन्म ग्राम बतरा में हुआ और मैं जन्म से अपने गांव में ही रहकर गांव के ही प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला पढ़ाई किया, और यहाँ से नज़दीक विश्रामपुर है, विश्रामपुर में हाई स्कूल की पढ़ाई किया 11वीं तक का। उस समय 11वीं बोर्ड हुआ करता था। इसके बाद पीजी कॉलेज अंबिकापुर हुआ, तो उस समय गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी हो चुका था, तो मैंने वहाँ तक स्नातक का पढ़ाई किया। स्नातक की पढ़ाई करने के बाद जैसे ही घर आया, घर में पिताजी के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर घरेलू काम में लगा रहा, सामाजिक कार्य में लगा रहा, और ऐसी नौकरियां के तलाश में रहे। नौकरी लग नहीं पाई, तो उसमें मैं पहले बिजनेस की ओर मेरा दिमाग गया। मैंने दुकान भी खोला था, कपड़े की दुकान, किराने की दुकान। फिर बाद में 1994-95 में पंचायत चुनाव लड़ा पहला बार। व्यापार में सफलता मिली नहीं मिली? व्यापार में मन नहीं लगा, कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति बनी कि गांव स्तर पे जो होना चाहिए वो हो नहीं पाया, तो उससे मन हटा और चुनाव की बातें आई। लोगों ने उत्साहित किया, हमारे दोस्त वालों ने, कि चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ा तो मैं चुनाव में जीता और गांव का सरपंच बना। सरपंच बनने के साथ 94 से 99 तक पंचायत में रहा। 99 के बाद 5वीं अनुसूची लागू हो गया। 5वीं अनुसूची लागू होने के कारण समस्त पंचायत के जो सरपंच के पद हैं और जनपद अध्यक्ष हैं, ये सारे आरक्षित हो गए। आरक्षित होने के कारण हमारा जो जनपद क्षेत्र वो भी आरक्षित हो गया। जिला पंचायत क्षेत्र था, उसमें हमारे परिवार के, हमारे रिश्ते में चाचा लगते थे, बुधन जी वो लड़ते थे, तो ऐसा कोई जगह बचा नहीं। फिर हमने चुनाव नहीं लड़ा। तब तक चलता रहा लोगों के बीच में, हम अपना घरेलू काम से सामाजिक काम में लगे रहे, समाज का काम करते रहे। और 2013 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, और जैसे टिकट दिया सब लोगों ने समर्थन किया, पूरे क्षेत्रवासियों ने एक अच्छा अवसर हमको दिया, सब लोगों ने मेहनत किया, और 2013 में चुनाव जीत कर आया। 2013 चुनाव जीता, 5 साल विपक्ष में रहा,
2018 में पुनः कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया और टिकट दिया। उन्हें पुनः जीत कर आया और अभी तक मैं इस पद पर आसीन हूँ और 2023 आ गया है, पुनः चुनाव का घोषणा भी हो चुका है। अब अभी तक टिकट डिक्लेयर हो नहीं पाया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्रवासी जिस तरह से लोगों मुझ पर विश्वास किए हैं, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किए हैं और लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में रहा हूँ और लोगों की इच्छा अनुरूप काम करने का प्रयास किया हूँ। बहुत सारे जो काम रहे जो वर्षों से पिछड़े हुए थे वो काम भी हुए हैं, तो पुनः जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जो पहले मिलता रहा है वो पुनः मिलेगा, ऐसी आशा करता हूँ और मुझे विश्वास भी है कि मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने 2 बार आप पर विश्वास जताया, जनता के विश्वास पर कितना खरे उतर पाए आप? ये तो आपके लोगों के सबके सामने है कि जनता का विश्वास मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है, तभी प्रत्याशी चुनाव जीतता है। जो वोट कौन करता है? जनता करता है, और जब तक जनता वोट नहीं करेगा तब तक आप चुनाव जीतोगे नहीं। तो जनता का विश्वास हम पर है, उनका आशीर्वाद है और जैसा परिस्थितियां हैं उसमें पुनः आम नागरिकों का विश्वास मुझ पर है और पुनः सब आशीर्वाद मुझे देंगे और कांग्रेस की सरकार भी बनेगी, विधायक भी हम चुन के जाएंगे। बस कुछ ही दिन का समय की बात है, ये पार्टी कब डिक्लेयर करे। अभी तक टिकट डिक्लेयर हुआ नहीं है, विपक्ष पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है पर कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं किया है। विपक्ष ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, आप इतना आत्मविश्वास जता रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने जो उम्मीदवार इस बार मैदान में उतारा है आपके विधानसभा क्षेत्र से, लक्ष्मी राजवाड़े जी, राजवाड़े समाज के लोग इसको किस तरह से देखेंगे? क्या प्रतिक्रिया मिल रही जब आप मिल रहे हैं तो? नहीं, इसमें सिर्फ जातिवाद से कुछ नहीं होता कि किसी जाति को ही अगर धोरा दिया जाए तो उसको वोट मिल जाएगा या उसको आशीर्वाद मिल जाएगा। वो एक काम करने का, लोगों को विश्वास जीतने का, लोगों के बीच में रहने का कई बातें रहती हैं और राजनीति किसी एक जाति से नहीं चलता है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अपना बात रखने का होता है, चुनाव में टिकट मांगने का होता है, पार्टी जिस पर विश्वास करती है उसको टिकट देता है। भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं रहा, उन्होंने देखा कि हो सकता है कि एक जाति के प्रत्याशी बनाए तो उसका कुछ असर हो, पर क्षेत्र में ऐसा कोई रिस्पांस नहीं दिख रहा है जिससे कि उसका लाभ उनको मिलेगा। अभी तो ये वन साइड चल रहे हैं, अब कांग्रेस तो अभी वोट मांग नहीं रहा है। अभी तो कांग्रेस अपने शासकीय वर्ग में ही चलता रहा और हम सब उसी हिसाब से घूमते रहे, काम करते रहे हैं और लोग प्रत्याशी के हिसाब से घूम रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और बाकी तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो पहले रहा है वो आज भी है। बहुत हंसते मुस्कुराते आप सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सड़कें कैसी है आपके क्षेत्र की? इतने जब 10 साल आपने दिए हैं, पहले कैसे थे और अब की स्थिति में कैसे है सड़क की हालत यहाँ का? सड़कों की अच्छी सुधार हुई है, जहाँ पर सिंगल सड़कें थी वो डबल हो गई हैं, जहाँ पर पुलिया नहीं थे आवागमन के लिए वो पुलिया बन गए हैं, और जहाँ पर बरसों से मांग होते रहा सड़कों के लिए वो नए सड़क भी बनाए हैं और कुछ अभी काम प्रारंभ हुआ है, कुछ काम प्रारंभ होना बाकी भी रहा है, पर बहुत सारे काम हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो स्थितियाँ 15 साल पहले जब भाजपा की सरकार रही, आज की जनता के पास आप मिलेंगे तो स्पष्ट वो बता देंगे कि 15 साल में क्या काम हुआ और 5 साल में क्या काम हुआ। वो भी एक महसूस करते हैं कि 15 साल बनाम 5 साल, 15 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है, तो इससे आत्मविश्वास बढ़ा है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पुनः कांग्रेस का यहाँ जीत हासिल होगा और यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी
हमारे यहाँ का विधायक भी कांग्रेस का होगा। 5 साल आपने बीजेपी के शासनकाल में भी रहा आपका कार्यकाल, और अब आपकी ही सरकार है, उसमें और इसमें क्या कुछ फ़र्क है? अब चूंकि आपकी सरकार है, योजनाओं को यहाँ लागू करने में, यहाँ पे योजनाओं के क्रियान्वयन में कितनी सफलता आपको मिल रही है, चूंकि आपकी सरकार अभी मौजूदा समय में है? देखिए, ये भाजपा की जब सरकार रही उस समय हम लोग जब विधायक थे, उस समय की परिस्थिति अलग थी, और कांग्रेस की जो सरकार है इसमें जन भावना को ध्यान में रखा गया है। ये प्रदेश ग्रामों का प्रदेश है, ग्रामों में लोग बसते हैं, शहरों की संख्या कम है, और गांव वालों के मुख्य रूप से आवागमन की सुविधा, पानी की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, इसकी आवश्यकता है। और हमारी सरकार ने पूरा फोकस गांव पर किया, और गांव को, लोगों को शिक्षित करने का, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने का, लोगों की आमदनी को बढ़ाने का, और लोगों को रोज़गार किस तरह से अवसर प्राप्त हो उसके लिए काम किया। और यही कारण है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। जैसे किसानों के लिए धान खरीदी सहकारी समिति को बढ़ाना, जो पहले हमारे सूरजपुर ज़िले में 24 सहकारी समितियाँ हुआ करती थी, आज वो 54 हो गए हैं, 26 थे 54 हो गए हैं। तो ये सीधा दर्शाता है कि किसानों के हित में काम हुआ है। और दूसरा, पूर्व में सरकार ने घोषणा किया था कि हम 2100 में खरीदेंगे, 2013 में 300 बोनस देंगे। उन्होंने कुछ सालों का तो बोनस दिया, पर 2100 रुपये कभी खरीदा नहीं। पर कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अनुसार, जैसे ही घोषणा पत्र के आधार पे सरकार बनी, 2500 रुपये खरीदा, और 2500 रुपया ही नहीं, इस साल जो बीता उसमें तो 2640 भी खरीदा। 2500 घोषणा किया था, 2500 खरीद सकता था, पर उन्होंने महंगाई बढ़ा, रेट बढ़ा, तो उसको 2640 में खरीदा। तो ये एक सीधा दर्शाता है कि पब्लिक के हित में काम करना चाहती है। अब पब्लिक इस बात को जानती है कि कांग्रेस वास्तव में जब जब सरकार में रहा है तब तक आम आदमी के लिए काम किया है, और अंतिम छोर के लोगों के लिए काम किया है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बताऊं, अभी आप मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत सभी स्कूलों का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। इससे पहले छत टपक रहे थे, रंग रोगन नहीं हो पा रहा था, सरकार ने इसको ध्यान नहीं दिया। पर छत्तीसगढ़ सरकार हमारी बनने के बाद, कांग्रेस सरकार बनने के बाद सभी को ध्यान दिया और उससे जीर्णोद्धार काम किया। और हमारे ग्रामीण स्तर के बच्चे इंग्लिश मीडियम की स्कूल पढ़ाई नहीं कर पाते थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलें इंग्लिश पढ़ाती थी, उसमें अच्छा खासा फीस देना पड़ता था। उसको ध्यान में रखते हुए स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने का निर्णय लिया। और आज, पहले तो ब्लॉक स्तर पर खोलने का था, लेकिन मांग के अनुसार अभी हमारे भड़गांव विधानसभा में 6 स्वामीनाथन स्कूल हैं। 6 स्वामीनाथ आत्मानंद स्कूल खुला है, और उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हर स्तर के बच्चों को लाभ मिला है। और उससे लोगों का एक विश्वास बढ़ा है कि सरकार ने हमको जो प्राथमिकता दिया है, निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल के पढ़ाई को, स्तर को ऊंचा उठाने का, तो हम भी आने वाले समय में हमारे बच्चे भी ऊंचे पदों पर आसीन हो सकेंगे। तो ये एक अच्छा पहल है, इसको भी लोग विश्वास करने लगे हैं। और जैसे हमारा एक क्षेत्र आता है बिहारपुर, उस क्षेत्र में इतने साल तक वहाँ पर अस्पताल नहीं थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, पर वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं थे। वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, भवन भी हो गया, 4-5 डॉक्टर आज हैं, उसका सुविधा, एम्बुलेंस है, बाइक एम्बुलेंस है, उसका सुविधा। वहाँ पर ITI खुल गया, वहाँ पर कॉलेज खुल गया, वहाँ पर तहसील हो गया, वहाँ पर ट्रांजिट हॉस्टल जिसे लोग की भी स्वीकृति मिली है कि नहीं, तो वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं जाते थे, वहाँ सुविधा नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, सड़क की व्यवस्था नहीं थे। तो वो लगभग
ब्लॉकों की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा भी वहाँ पर उपलब्ध हुआ है। तो ये कि आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आप देखेंगे ये आप पानी की जो पीने की जो सुविधाएं हैं, अभी तक लोगों को बिहारपुर क्षेत्र में या ओड़गी क्षेत्र में पानी की असुविधा थी। अभी नल जल के माध्यम से नदी का पानी लिफ्ट करके देने के लिए काम प्रारंभ हो गया है, तो उसका भी लाभ लोगों को मिलेगा। तो ये एक विश्वास बढ़ा है लोगों का, और अब पीने के लिए भी लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। उसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिएगा, और क्षेत्रों में जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिए गए, पर भवन का अभाव रहा। वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्रों में जो कर्मचारी रहते हैं, नर्स, एनएम, उनकी नियुक्ति भी नहीं थी। अभी कोई भी ऐसा उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहाँ पर एनएम पदस्थ नहीं है, सभी जगह पदस्थ हो गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो सुविधा होना चाहिए, ब्लड बैंक, ब्लड जांच करने की सुविधा पहले नहीं थी, पर अभी सभी प्राथमिक स्वास्थ्यों में ब्लड जांच करने की सुविधा है। उसमें 16 प्रकार की बीमारियों का जांच भी हो जाता है। और हर एक आध अगर हम छोड़ दें तो हर जगह डॉक्टरों की स्थापना हो गई है, डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्रेसर। तो ये ग्रामीण स्तर पर जो तत्कालिक व्यवस्था होना चाहिए इलाज का, वो व्यवस्था लोगों को मिला है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था हो गया है। ये सरकार की जो सोच है कि हम निचले स्तर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएं, बीमारी फैलने से उनका जांच पहले हो और बीमारी ही ना फैल पाए और उनको दवा मिल जाए, तो उसका लाभ अभी लोगों को मिल रहा है। किसानों की आपने बात कही, यहाँ पर जो इस एरिया में ज़्यादातर किसान सब्जियाँ ज़्यादातर उगाते भी हैं, उसको लेकर क्या कुछ सुविधा है, ज़रा उसे बताइए। यहाँ पे सब्जियों के रख रखाव के लिए कोई सुविधा है यहाँ? देखिए, सब्जी का जहाँ बात है, हमारा सिलफिली एरिया है, ये सब्जी के मायने में बहुत आगे है। और वहाँ की सब्जियाँ बाहर जाती हैं, जैसे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और अन्य जगह जाते हैं। वहाँ के लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट की कार्रवाई हुई है, और उसमें बहुत जल्दी वो प्रारंभ होने वाला है। कुछ टेक्निकल कारण से नहीं हो पाया, कुछ ज़मीन का मामला रहा, पर उसके वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। दूसरा, नहर क्षेत्र होने के कारण बतरा में फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोलने का प्रक्रिया है, तो यहाँ भी कुछ ज़मीन की बातें रही जिसकी वजह से नहीं हो पाया। पर सरकार हर ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से किसानों को मार्केट मुहैया, उनके सब्जियों को सुरक्षित रखने का और उनके सब्जियों को मुरब्बा, अचार बनाने का, जैसे प्रोसेसिंग माध्यम से जो हो सकता है, उसके लिए काम करने का किया है। कुछ तकनीकी कारण से नहीं हो पाया, पर सिलफिली का तो लगभग फाइनल हो चुका है और बहुत जल्दी आचार संहिता के बाद वो चालू भी हो जाएगा। तो ये विशेष किसानों के सब्जियों की व्यवस्था के लिए है। गौठान योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना सरकार की थी। आप चूँकि गांव में भी रहते हैं, आपका जो गृह निवास है वो गांव है, सरपंच भी रहे, स्थिति क्या है यहाँ पर गौठान की? चूँकि भाजपा लगातार गौठान को लेकर मुखर है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। और गौठान पे जो आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार किए हैं, उसमें भ्रष्टाचार का क्या परिभाषा है? जब ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ जैसे भ्रष्टाचार की बात आए। जैसे हर ब्लॉकों में 2 गौठानों को रिपा से जोड़ा गया है, और उस रिपा के कार्यक्रम के तहत वहाँ पर हमारे जो समूह की महिलाएं हैं उनको रोज़गार देने का काम किया। जैसे जो सिलाई की तरफ इंटरेस्ट है उसको सिलाई करने की व्यवस्था दी गई, जिसको ईंटा बनाने का लगता है उसको ईंटा बनाने के लिए दिया गया, जिसको बल्ब बनाने का बल्ब बनाने के लिए दिया गया। तो कई छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से उनको रोज़गार देने का काम हुआ है। अन्य गौठानों में जैसे गोबर खरीदी का काम है कि महिलाएं
समूह के माध्यम से गोबर खरीदी करेंगे, उसका खाद बनाएंगे और खाद बना के उसको किसी कृषि विभाग हुआ, फॉरेस्ट विभाग हुआ या सहकारी समितियाँ हुआ, वहाँ सप्लाई करते हैं। उससे जो आमदनी होता है वो उनको सीधे लाभ मिलता है। तो रोज़गार देने का काम किया। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही कि गौठान के माध्यम से, और दूसरा गोबर के खरीदने के माध्यम से प्रोत्साहित हुआ कि लोग अब गाय भी पालें। गाय पालने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित हुआ गोबर के माध्यम से। पर ये जो आरोप लगाते हैं, जैसे उनका रतन जोत का योजना था, रतन जोत का योजना, वो लोग 1 लीटर कहीं पर तेल निकालेगा। ऐसी योजना फ्लॉप है तो पहले अपने योजना को झांकें। हमारी सरकार ने जो योजना बनाई और जो संचालित है वो आपको फील्ड में दिख रहा है। कम से कम हर जगह स्ट्रक्चर खड़ा है और लोग उसमें काम कर रहे हैं, ज़मीन भी सुरक्षित हुआ है। ज़रूर है थोड़ा समय लग रहा है, 2 साल जो कोरोना का समय आया उससे काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, जिसके चलते थोड़ा दिक्कत आया है, पर वो एक अच्छा योजना है और इसमें किसानों से संबंधित है और सफल होगा। हर हाथ को रोज़गार देने की बात सरकार ने कही थी। आपके क्षेत्र में क्या है, नौजवान यहाँ के, चूँकि सीमावर्ती क्षेत्र है, अन्य राज्यों से लगा हुआ है, अलग अलग राज्यों में खाने कमाने लोग जाते हैं, पलायन एक सबसे बड़ी समस्या रहती है और जनप्रतिनिधि हमेशा ये चीज़ नोटिस करता है कि कम से कम मेरे क्षेत्र में अगर कोई औद्योगिक कल कारखाने खुल जाए तो यहाँ के लोगों को लगे हाथ रोज़गार भी मिलेगा। आपके क्षेत्र की स्थिति क्या है इससे? देखिए, रोज़गार का अवसर आप देखे होंगे कि जितने रिक्त पद रहे, सबसे पहले तो रिक्त पद स्वास्थ्य विभाग में थे, वो सारे रिक्त पद भरे गए अधिकांशतः। हमारे यहाँ जो नर्सिंग की लड़कियाँ घर में पड़ी हुई थी और सबको नौकरी उपलब्ध हुआ, और शिक्षा के क्षेत्र में भी नौकरियाँ उपलब्ध हुई, पुलिस विभाग में भी हुई और रेवेन्यू विभाग में भी हुआ। तो ये नौकरियां बहुत आयत मात्रा में सरकार ने देने का काम किया है। और ग्रामीण स्तर पे जो मैंने कहा कि रिपा के माध्यम से रोज़गार देने का काम किया, तो ये सरकार जहाँ जहाँ पर व्यवस्था जैसा हो रहा है वैसा रोज़गार देने का काम कर रहा है। जैसे जब तक रोज़गार नहीं मिलता है तब तक बेरोज़गारी भत्ता देने की बात सरकार ने कही थी, उनको बेरोज़गारी भत्ता भी दे रहे हैं कि अभी रोज़गार फाइनल नहीं है कि आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। जब तक आपका व्यवस्था नहीं बनता है या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे एक सहयोग मिलेगा, तो वो व्यवस्था किया है। तो रोज़गार देने के काफ़ी अवसर सरकार खोज रही है। और एक खेती के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि सब लोग पंजीयन कराएं, खेती करें, तो लोगों का रुझान खेती की ओर बढ़ा है, उससे भी लोगों को रोज़गार बढ़ा है। जैसे हमारा ACCL क्षेत्र है, अब ACCL क्षेत्र में जिन लोगों की भूमि ACCL को गई, काफ़ी लोग नौकरी नहीं लग पाया था, उनको नौकरी देने के लिए भी सरकार ने काम किया है। और ACCL को बोल के कि भाई आपने किसका ज़मीन अधिग्रहण किया, उनको नौकरी दें। जितने शिथिल पड़े हुए थे उनका नौकरी अभी लगभग 50-52 लोगों का भटगांव में हुआ और कुछ लोगों का भी विश्रामपुर में भी फाइल चले गए हैं फाइनल की स्थिति में, तो वहाँ भी उनको रोज़गार उपलब्ध होगा। तो रोज़गार देने में कहीं कोई कमी नहीं की है, रोज़गार अवसर प्रदान करने का काम किया है। हमने अभी कुछ दिनों पहले चिंतामणि महाराज जी से बात की। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अगला कार्यकाल मिलता है तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए किसानों और सिंचाई की सुविधा को बढ़िया करूँगा। अगर आपको मिलता है तो आप किन मुद्दों पर क्षेत्र की जनता के पास जाएंगे? क्या आपकी रणनीति रहेगी? कौन सा मुख्य केंद्र बिंदु होगा जिस पर आप काम करेंगे? ये अवसर मिलता है पुनः नेतृत्व करने का, तो जैसे यहाँ मैंने कहा कि किसानी यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती है, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वन विभाग के कारण जो नाला का जो बंधान होना है वो नहीं हो पा रहा है। उस पर पहल करते हुए, बहुत पहल हुआ भी है, पहल करते हुए पहले सिंचाई की व्यवस्था तो करना ही है,
साथ में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर नए उद्योग खुलने की स्थिति है, वहाँ पर उद्योग धंधे खुलेंगे। तो उद्योग धंधे खुलेंगे तो यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। टेक्निकल शिक्षा इसीलिए प्रारंभ किया गया है कि ITI वगैरह, कि टेक्निकल शिक्षा के माध्यम से स्वयं का लोग रोज़गार करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो रोज़गार देने का काम सरकार प्लानिंग में है कि हम खेती के माध्यम से लोगों को रोज़गार दें, बांध बनाएं, सिंचाई की व्यवस्था करें, दूसरा कुछ उद्योग धंधे खोलें, उससे लाभ मिले। तो ये कुछ प्राइवेट सेक्टर की टेक्निकल शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करके अपना स्वयं का व्यवसाय करें, तो ये सब रोज़गार के अवसर देने की बात है। तो ये हम लोग जो है आने वाला समय में बृहत रूप में इस काम को करेंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोग आत्मनिर्भर होंगे। सिर्फ नौकरी ही रोज़गार नहीं है, अपना खुद का व्यवसाय करना भी एक रोज़गार है, और नए उद्योग धंधे खुलेंगे तो नौकरियां भी मिलेंगी। अब चूँकि ये चुनाव बहुत जल्द होने वाला है यहाँ पे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 5 साल आपने 10 साल इस क्षेत्र की जनता को आपने काफ़ी चर्चित है, ज़मीन से जुड़े आप इंसान हैं यहाँ के। अगर इस बार भी अगर आप चुनाव जीतते हैं, क्या कुछ रहेगा, कुछ सोचा है आगे का? अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है पार्टी की तरफ से तो उसका निर्वहन करने के लिए तैयार हैं आप? ये तो हम पार्टी से हैं, और पार्टी जो जवाब देती है उसको हम बखूबी निभाते हैं। पार्टी जो काम देगी, जो काम सौंपेगी, जवाब देगी, उसको निष्ठापूर्वक करेंगे। उसमें किसी तरह का कोई ना करने का तो सवाल ही नहीं है। आप राजनीति में इतने साल से हैं, सरपंच भी रहे, आपके राजनीतिक गुरु आप किसको मानते हैं? किनको देखकर आप प्रभावित हैं? चूँकि कांग्रेस पार्टी से बहुत से लोगों से हमने पूछा तो कई लोगों ने कहा कि हम इंदिरा गांधी को देखकर प्रभावित थे, कई लोग राहुल गांधी को बताते हैं। पारसनाथ राजवाड़े जी किनको देखकर प्रभावित हैं? देखिए, राजनीति एक विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से हमने प्रभावित हुआ, और हमारे परिवार में कोई बहुत बड़े नेता नहीं रहे, किसी पद में भी नहीं रहे, पर कांग्रेस से जुड़े रहे। और कांग्रेस से जुड़े रहे तो कांग्रेस के साथ जुड़ के हमने काम किया, और उनके जो रीति नीति विचारधारा से प्रभावित हुआ। हमारे गांव में ही हमारे चाचा लगते थे महेंद्र राजवाड़े, वो कांग्रेस के साथ थे, और उनके नीचे हम लोग काम करते रहे। हमारे सरगुजा महाराज माननीय TS सिंहदेव जी जैसे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। तो ये जो काम करने का जो शैली है, और काम कर लोगों के बीच में लोगों के लिए जो काम किया कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो SC वर्ग का हो, चाहे ST वर्ग का हो, किसान वर्ग का, हर सबके लिए। तो इससे प्रभावित होकर हमने कांग्रेस से जुड़ा, और आज हम कांग्रेस के साथ हैं, और पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी लोगों के हित में करती रही है और करती रहेगी। हम इसके साथ जुड़े रहेंगे, इसमें हम लोग किसी तरह का कोई दिक्कतें नहीं हैं। और पार्टी बाकी तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है, जिनके पास कोई काम नहीं है। अब हम तो जानना चाहते हैं कि जो अन्य पार्टियां हैं वो नया क्या की है। कांग्रेस ने जो बनाया है उसी को नाम बदल के अपने योजना बताते रहें, पर उनका कोई नया कोई योजना नहीं है। ये विचारधारा जो कांग्रेस का है, उस विचारधारा से जुड़े रहे। हमारे नेता जैसे इंदिरा जी रहे, नेहरू जी रहे, तमाम नेता रहे, उनके कार्य से प्रभावित हुई हैं, और उनके नेतृत्व की, उनके कार्य को देखते हुए पार्टी में काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, एक जो हम सरगुजा संभाग में लगातार घूम रहे हैं, पिछले बार जो 14 सीटें सरगुजा संभाग की जीती गई, लोगों से जब हम मिल रहे हैं तो उनका कहना ये है कि पिछले बार TS सिंहदेव को हम मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते थे,
इसीलिए हमने इस क्षेत्र से ज़्यादातर कांग्रेस को जिताया। आपको क्या लगता है टीएस सिंहदेव का चेहरा या भूपेश बघेल के चेहरा, किनके साथ आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं? ये संयुक्त जवाबदारी है पार्टी की। महाराज साहब उस समय विपक्ष के नेता थे। वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। सभी लोगों ने एक संयुक्त रूप से जवाबदारी लेकर पार्टी के लिए काम किया और उसका प्रतिफल हुआ कि पूरे प्रदेश में 68 सीट जीतकर कांग्रेस आई। तो ये संयुक्त जवाबदारी है, एक साथ मिलकर काम करने का प्रतिफल है कि हमने पूरे प्रदेश में 68 सीट जीता और 2/3 से अधिक बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी है। अब पुनः सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उसका लाभ मिलेगा और बाकी पार्टी का जो दिशा निर्देश गाइडलाइन होता है उसका पालन होता है। चलिए, जाते जाते अपने क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश आप देना चाहें हमारे माध्यम से। मैं तो अपने क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार ने जो आम लोगों के हित में, लगभग सभी वर्ग के हितों में जो काम किया है और सभी को लाभ पहुंचाने का काम किया है, स्थानीय लोगों को सम्मान देने का काम किया है, उस सब को ध्यान में रखते हुए पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएं, कांग्रेस को वोट करें और जो शेष काम बचे हुए हैं, कुछ अधूरे हैं, उसको पूरा करने का एक अवसर मिले ताकि अच्छे से अच्छा क्षेत्र का विकास हो सके और लोगों का आमदनी बढ़ सके। लोग, हमारे सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, युवाओं को रोज़गार देने के लिए, किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए जो संकल्प लिया है और काम कर रहा है, उसके लिए अवसर दें ताकि अपने कार्य पर सफल हो सकें। यही मैं सभी आम लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि अवसर मिले ताकि आने वाले समय में एक अवसर सेवा करने का मिले। ये थे सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक पारसनाथ राजवाड़े जी, जिनका कहना है कि इस बार भी सरकार बनने वाली है कांग्रेस की और पूरे जोश के साथ जनता की सेवा के लिए वो तत्पर रहेंगे। जो बचे काम है, अगर उनको मौका मिलता है तो बिल्कुल वो आने वाले कार्यकाल में पूरा करेंगे। जनता की सेवा के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपती है उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने के लिए भी मैं तैयार हूं, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।